Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to FSC 12 Chemistry with MPhil scholar Abdul Basir from Government College University, Lahore. Dear students, हमारा सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है। आज उस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हमने आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, आपके लेवल तक हमने डिस्कस करनी है, हायर लेवल तक हमने अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करना। और उसके बाद फिर हमने उनकी जो ब्रांचेज हैं, उनकी टाइप्स हैं, मजीद उनकी जो ब्रांचेज हैं उनको हमने डिस्कस करना है। और इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 5 से बोर्ड के अंदर एक लॉन्ग आएगा। यानी जो मैंने आपको 5 लेक्चर दिए हैं, इन 5 लेक्चर्स में से एक लॉन्ग आपका आ जाएगा, एक MCQ आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो कि पिछले साल की पेयरिंग थी उसके मुताबिक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 लेक्चर्स जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिए वो मेरे YouTube चैनल से भी इन लेक्चर्स को ले सकता है और फिर इंशाल्लाह इसकी जो हम टेस्ट हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है कि 5 दिन आपकी क्लास होगी हफ्ते में, यानी फ्राइडे तक, और 2 दिन आपको छुट्टी होगी। इन 2 डेज के अंदर आपने असाइनमेंट्स हैं वो करनी है। वो असाइनमेंट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा आपके ईमेल के ऊपर या आपके ग्रुप के ऊपर। बच्चे म्यूट हो गए। सो आज हमारा टॉपिक है, उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसो मीन सेम, मर मीन यूनिट्स। किस चीज के सेम यूनिट्स? यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सी चीज सेम होगी तो वो आइसोमर्स कहलाएगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफर्स इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, फर्क किस में हो जाए? स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर, या एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी। आपकी बुक वाली डेफिनेशन तो यही है आइसोमेरिज्म में। जो अगर आपने बात करनी है 2 नंबर में, तो ये जो पेज नजर आ रहा है, ये जो स्लाइड नजर आ रही है, यही स्लाइड आप इसमें आपके एग्जाम्पल्स भी हैं और इसके अंदर आपकी डेफिनेशन भी है। 2 नंबर इसके अंदर आपके हैं। लेकिन ये रट्टे के अलावा अगर हमने इसको समझना है तो आइसोमेरिज्म को बच्चे याद रखना हमेशा कि आइसोमेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। अब अगर एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बीच में डिफर्स इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो आइसोमर्स वो भी होंगे जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। ये अभी तक की जो आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, तो हम इसी वजह से इसको लिख तो रहे हैं, लेकिन इससे भी ब्रॉड कैटेगरी, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, तो फिर भी आइसोमर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट इतनी बात करनी है, आइसोमर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो। तो प्रॉपर्टीज में फर्क हो। प्रॉपर्टीज वाला लफ्ज लाजमी लिखना है, अदरवाइज अगर मैंने पेपर चेक किया तो 0.5 मार्क्स आपको नहीं दूंगा। सो पहले नंबर पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्क क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर और प्रॉपर्टीज के अंदर?
तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं, और जो ये फिनोमिना होता है उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। सो इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 जिसको उर्फ आम में ब्यूटेन कहते हैं। सो अब ब्यूटेन दो तरह से हैं। आपको याद होगा कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, या स्ट्रेट चेन में होंगे जैसे ये पड़ा हुआ है, या ब्रांच चेन के अंदर होंगे। तो ये देखें एक ब्रांचिंग यहाँ पे लगी हुई है इसके साथ, अगर तो इसकी ब्रांचेस यहाँ पे लगी हुई है तो इसको हम क्या नाम देते हैं कि ये जो हमारे पास है ये इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास सॉरी अगली स्लाइड आ गई है, ये है, इसको आप देखें जरा, ये ब्रांचेस अब ठीक हो गई है इसकी ब्रांच। तो यहाँ पे इस केस के अंदर ये इस CH के साथ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ब्रांच्ड चेन बन गए। अब ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड चेन है। और फिर मैंने आपसे कहा था जब हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन में क्या होगा, अगर कार्बन या तो एक कार्बन के साथ अटैच हो या फिर मैक्सिमम दो के साथ अटैच हो, यानी ये वाला कार्बन इसके साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है, तो इस तरह की जो चेन बनती है उसको हम स्ट्रेट चेन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है जिस पे इस वक्त कर्सर है, ये कर्सर 1 2 3 कार्बन के साथ मिला हुआ है, तो ब्रांच्ड चेन है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है। आप जरा देखें, ये क्या है, आपके पास एक कार्बन, दो कार्बन, 3 और 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, तो ये आपके पूरे हो गए। सिमिलरली ये 1 2 3 एंड 4 कार्बन, 3 3 3 9 9 एंड +1 हाइड्रोजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फर्क किस में आ गया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी आपको जब मैं नॉकिंग पढ़ा रहा था कि नॉकिंग क्यों होती थी, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते थे, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते थे, और जो ब्रांच्ड चेन थे उनके कम होते थे। इस वजह से जो स्ट्रेट चेन हमने एन हेप्टेन कहा था, एन ऑक्टेन कहा था, वो फ्यूल प्रॉपर्टीज के लिहाज से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यानी इसका मतलब जो स्ट्रेट चेन है उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, ब्रांच्ड चेन की प्रॉपर्टी कुछ और है। तो यानी इसका मतलब सिंपल सा यही है कि हमने ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे हों, उनकी प्रॉपर्टी में फर्क आ जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वो आइसोमर्स कहलाते हैं, और उस फिनोमेने का जो नाम है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। अगर ये लॉन्ग में आता है, क्योंकि ये लॉन्ग में अक्सर पूछ लेता है, तो ये चीजें जो स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इन स्लाइड्स को काइंडली देखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो है हमारे पास C5H12। अब इस एग्जांपल के केस के अंदर जरा देखें, यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन चेक करें, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12। तो ये 12 इसके क्या हो गए, हाइड्रोजन। सिमिलर केस यही है, यहाँ पे क्या है चीज, CH3, इसको जरा चेक करें, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 + 3 6 7 8 9 9 और 3 12 इसके अंदर क्या होगा, यानी इसके दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक जैसा है। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6 6 3 9 9 और 3 12। तो इन तीनों का फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इन तीनों का एक है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ रहे हैं। अब ये स्ट्रेट चेन है, ये दो कौन से हैं, ब्रांच चेन है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर टॉपिक लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो अब जरा देखें, इसके बाद ये भी दूसरी एग्जांपल थी आइसोमर्स की। तीसरे नंबर, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इसकी कौन कौन सी टाइप्स होंगी बच्चे, दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, दो तरह से आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल को हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दो तरह की आइसोमेरिज्म होंगी, एक स्ट्रक्चर
यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि अगर वही जो मेन डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो अब ये जो पीछे हमने स्लाइड पढ़ी है उन दोनों के केस के अंदर जो एग्जांपल थी, ये इस एग्जांपल में इसका स्ट्रक्चर आप इन सारों के अंदर देखें, स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है। इसमें ये स्ट्रेट चेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नियोपेंटेन है। अब इनमें जरा हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर फर्क आ रहा है, तो ये कौन सा हमारे पास आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास दो तरह की हमारे पास है आइसोमरिज्म, कौन कौन सी, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होगा, स्ट्रक्चर तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, यानी दो चीजें सेम हो जाएंगी। अगर दो चीजें सेम है तो फर्क किस में आएगा, फर्क आएगा विद उनकी पोजीशन ऑफ एटम्स स्पेस के अंदर, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जी एक्सिस पे, कहां पे मॉलिक्यूल या जो एटम्स हैं वो साथ में अरेंज्ड हैं, उसके लिहाज से अगर पोजीशन के लिहाज से एटम्स का फर्क आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, लेकिन एटम की स्पेस में अरेंजमेंट के लिहाज से फर्क आ जाए कि स्पेस में किस तरह अरेंज हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब हम पहले नंबर पर जो हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसको हम जरा डिटेल इसकी डिस्कस करते हैं। ये कौन सी बड़ी बला है, तो इस बला के लिए हमने जरा देखना है, ये द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर्स इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। अगर किस लिहाज से डिफर हो, मॉलिक्यूल्स में एटम्स किस बेस के ऊपर डिफरेंट है, अरेंजमेंट के लिहाज से डिफरेंट है, यानी किस तरह के। अब पहले यहाँ पे आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूले में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तरतीब आगे पीछे लगे हुए हों, कुछ एटम्स कुछ में कहीं पे लगे हों ग्रुप, कुछ में कहीं पे लगे हों, उन तरतीब के लिहाज से फर्क आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। अब बच्चे बात याद रखना कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, ना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाकी भी कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स, यानी ऑल कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स शो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अगर कभी कभी एमसीक्यू में आ जाए तो बंदा जरा सोच लेता है क्या होगा इसमें, यानी जितने भी कंपाउंड्स मौजूद हैं वो सारे क्या शो कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। अब बच्चे उसके बाद इसकी अगर हम टाइप्स की बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर अब इसको जरा देखें, टाइप्स ऑफ स्केलेटल, स्केलेटल का मतलब क्या, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की कौन सी टाइप्स हैं, तो इसको जरा देखें। पहले नंबर पर चेन आइसोमरिज्म है। अब चेन आइसोमरिज्म जैसे कि चेन का पता चल रहा है कि नंबर ऑफ चेन या लेंथ ऑफ द चेन में डिफरेंट आ जाए, फर्क आ जाए, चेन की नेचर तब्दील हो, पहले में चेन 5 कार्बन की है, दूसरे में चेन 4 की हो, तीसरे में चेन 3 कार्बन की हो, तो अगर इस तरह की तरतीब आ जाती है तो वो चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। नंबर 2 पे पोजीशन आइसोमरिज्म। बच्चे पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन फर्क है, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, आगे एग्जांपल्स के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क हो, यानी कि पहले पोजीशन कार्बन 1 पे लगा हो, फिर फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो कार्बन 2 पे हो, तो इस तरह अगर पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म। तीसरे नंबर पर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब बच्चे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप में फर्क आ जाए, एक ही चीज कहीं अल्कोहल है तो कहीं पे ईथर बन जाए, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आगे अगले नंबर पर है मेटामरिज्म। अब मेटामरिज्म ये दर्द सर होता है, इवन जो लोग पढ़े लिखे भी होते हैं उनको भी बेसिक डिफरेंस नहीं कर रहे होते,
लेकिन इंशाल्लाह आपको विद इन 10 सेकेंड आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज, जब हम ये लेक्चर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज मेटामर्ज है और कौन सी चीज मेटामर्ज नहीं है। और उसके बाद है टाटोमरिज्म। अब अजीब अजीब से नाम रख दिए हैं, टैटो तो हमने सुना हुआ है, यहाँ टाटोमरिज्म आ गया है। चलें देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने क्या करना है, चेन आइसोमरिज्म। अब चेन आइसोमरिज्म किस वजह से डिफरेंट है? इट आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर एंड लेंथ ऑफ द चेन। अब बच्चे ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये वही पहले वाली एग्जांपल्स हैं जो पहले ऊपर हमने लिखी हैं। अब जरा देखें, इसमें 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन मौजूद हैं। इसमें भी टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम बात कर रहे हैं, ये आइसोमरिज्म शो कर रही है, चेन आइसोमरिज्म। हमें कैसे पता चलेगा कि ये चेन आइसोमरिज्म शो कर रही है? अब जरा देखें इस चेन में कार्बन की तादाद कितनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। चेन 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसमें चेन कितनी तरह की बन रही है, पहले तो ये देखें, 1 2 3 4, एक चेन ये वाली बन रही है। दूसरी चेन कौन सी बन रही है, 1 2 3, ये यहां से लेकर ये वाली चेन बन रही है। और तीसरी चेन कौन सी बन रही है, 1 2 3 4। यानी इसमें दो चेन जिसमें 4 4 कार्बन है और एक चेन, यानी ये अगर हम इसको चेन यहां से कर लें, चेन का मतलब स्ट्रेट चेन, तो यहां से कर लें, ब्रांचेस हम ब्रांच साइड पे कर लें, तो ये जो चेन बन रही है हमारे पास, इसमें 3 कार्बन है। ये वाली चेन जो यहाँ से ये आ रही है, इसमें 4 कार्बन है। और ये वाली चेन जो यहाँ से यूं जा रही है ऊपर मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे CH3 आना है, ये मिस्टेकनली नहीं यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ पे लास्ट में CH3 आएगा, अदरवाइज तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। सो उसके बाद इधर जरा चेक करें, इसमें चेन्स कितनी है, 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3। तो ये सीधी चेन ये भी बन सकती है, ये वाली चेन इस तरह भी आ सकती है, और अगर हम इसको यूं देखते हैं तो ये वाली चेन भी इसके अंदर आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 4 तरह की चेन्स हैं। इसमें कितनी तरह की चेन्स हैं, 3 तरह की। इसमें सिर्फ एक चेन है, तो इसमें 5 कार्बन है टोटल। इसमें 4 लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। यानी इसका मतलब ये हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सारों का एक है, C5H12, सारों में एक जितने हाइड्रोजन है। और फर्क किस बात का आ रहा है, फर्क आ रहा है चेन की लेंथ का। अगर चेन की लेंथ चेंज हो रही है तो फिर हम क्या कहते हैं इस चीज को, ये हमारे पास जो आइसोमरिज्म शो करेंगे वो हमारे पास होंगे चेन आइसोमरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म, जो अगले नंबर पर। अगर फर्क आ जाए किस बात का, आइसोमरिज्म ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन। कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप सेम हो लेकिन उसकी पोजीशन में फर्क आ जाए। फॉर एग्जांपल जरा यहाँ पे चेक कीजिएगा प्लीज, ये है आपके पास CH3 CH2 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 Cl। इसको उर्फे आम में जरूरत के तहत 1 क्लोरोब्यूटेन कहते हैं। और उसके बाद इसको जरा देखें, CH2 CH2 CH CH3, इसमें भी 4 कार्बन है और हाइड्रोजन भी उतने ही हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है। ये थोड़ी सी गलती हुई है, अब ये करेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन में तो नहीं होगी, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये लकीर थोड़ा ऊपर चली गई है, तो ये Cl लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप Cl है, इस पोजीशन पे लगा हुआ है कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो इसको जरूरत के तहत हस्ब जायका हम 2 क्लोरोब्यूटेन का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, हस्ब जायका 1 क्लोरोब्यूटेन, इसको 2 क्लोरोब्यूटेन। अब सवाल ये पैदा हुआ, फर्क किस चीज का आ रहा है, एटम्स और तादाद तो सारों की सेम है। पहले क्लोराइड यहाँ पे कार्बन 1 पे पड़ा था Cl, फिर कार्बन 2 पे आ गया, यानी इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो पोजीशन आइसोमरिज्म। इसी तरह चलें एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जांपल्स का बड़ा शौक है। तो हम देखते हैं, हमारे पास CH3 CH2 CH और CH2 है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको हस्बे मामूल हस्बे जायका तौफीक के मुताबिक हम कार्बन 1 के ऊपर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यानी इसकी काउंटिंग अब इस कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं, इधर से नहीं करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड करीब होता है। अगला
जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह अगला चैप्टर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 के अंदर नॉमेनक्लेचर के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। हस्बे मामूल बात यहाँ पे ये है, ये कार्बन नंबर किस पे डबल बॉन्ड बना रहा है? कार्बन नंबर 1 के ऊपर। अब यहाँ पे देखें ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर, यानी कार्बन 2 और 3 के दरमियान में बन रहा है, यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हस्बे जरूरत 1 ब्यूटीन और इसको हस्बे जरूरत 2 ब्यूटीन। इसकी प्रॉपर्टी और होती हैं, इसकी प्रॉपर्टी और होती हैं। अब यही चीज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी डिस्कस करेंगे। उस तक तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा इसी वीडियो के आखिर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अभी पीछे हमने बात की कि फंक्शनल ग्रुप एक हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की फर्क किस में आए? फंक्शनल ग्रुप की जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन में फर्क है पिछले केस के अंदर। यहाँ पे हमने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, तो हम फिर देखेंगे कि क्या होता है इनके साथ। अब जरा देखें, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो ये शो क्या करेगा? शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। सो द कंपाउंड which contain same molecular formula having same molecular formula but different functional groups, functional group उसमें different होंगे, so these are called as functional group isomerism। तो ये phenomenon they belong to same homologous series, ये एक जैसी homologous series से belong करते हैं। अब एक एग्जांपल है आपके पास, डाई मिथाइल ईथर। ईथर लिंकेज मैंने फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको बता दी थी। अगर दो कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन बेचारा घुसा हुआ हो, जैसे यहाँ पे देखें CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये दो कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन एक है, तो ये अपने आप को ईथर कहलाता है। और अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन OH साइड पे लग जाता था तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। अब जरा देखें, दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6, 3 2 5 5 और 1 6 और एक ऑक्सीजन। फर्क किसका आ रहा है? ये फर्क फंक्शनल ग्रुप ईथर का है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल का है। तो अगर इस तरह का डिफरेंस आ रहा है तो इट्स मींस दैट कि हमारे पास ये वाली जो चीजें हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेंगी। उसके बाद मेटामरिज्म। सो बच्चे, मेटामरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्यों? क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूजन सी हो जाती है, बच्चों को पता नहीं होता कि मेटामरिज्म किस तरह उन्होंने बात करनी है। अब बच्चे जरा गौर करना, आइसोमरिज्म ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की किसी भी साइड पे कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस एग्जांपल को हम देखते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। अब यहाँ पे ये ग्रुप इथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप इथाइल ग्रुप है, बीच में कौन सी चीज है? फंक्शनल ग्रुप O है। O वाला कौन सा होता है? एस्टर, ये सॉरी ईथर। ईथर है, कौन सा ईथर है? डाई इथाइल ईथर। तो इसमें दो इथाइल ग्रुप हैं और एक इसके अंदर ऑक्सीजन है, दो कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन किससे मिले हुए हैं? ऑक्सीजन के साथ मिले हुए हैं, तो ये ईथर लिंकेज बना रहा है। अब फंक्शनल ग्रुप एक ही है, उस फंक्शनल ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे भी दो कार्बन है, इस साइड कार्बन है। आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके साथ ये वाली चीज है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? वही ऑक्सीजन, दो कार्बन के दरमियान ईथर लिंकेज है। अगर ईथर लिंकेज है तो ईथर लिंकेज के साथ जरा गौर करना, यहाँ पे इधर एक साइड पे एक कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है, और ऑक्सीजन की दूसरी साइड पे कितने कार्बन है? 1 2 3। इधर दोनों साइडों पे इक्वल कार्बन थे, इधर दोनों साइडों पे डिफरेंट कार्बन है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब ये क्या होता है कि जो ईथर है उसके एक दोनों साइडों पे इक्वल या सेम अल्काइल ग्रुप लगे हों, सेम इथाइल है, ब्यूटाइल है, प्रोपाइल है, जो भी लगे हों सेम लगे हों। अगर डिफरेंट लगे होंगे तो वो क्या होगा? अब जिस तरह ये एग्जांपल है, ये मैंने आपके लिए क्विज छोड़ा हुआ है, तो इसका ये ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप आया हुआ है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप भी आपने मुझे बताना है
बेशक आप टेबल से, अपने बुक वाली टेबल से भी देख के बता सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए एक छोटा सा एक क्विज टाइप, एक इसको यहाँ पे जैसे हमने इसका बनाया है इसी तरह यहाँ पे आपने इसका बनाना है, और ये मैंने आज अभी पूछना है एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। उसके बाद बच्चे मेटामरिज्म है क्या? सिंपल सी बात है कि मेटामरिज्म अगर सेम फंक्शनल ग्रुप में, अगर फंक्शनल ग्रुप एक जैसा हो, यहाँ पे भी ईथर है यहाँ पे भी ईथर है, इसको कंफ्यूज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म से हमने इस वजह से नहीं करना, उसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाते थे। यानी एक साइड पे ईथर था तो दूसरी साइड पे अल्कोहल आ गया था। यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप एक है और उस एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप हो, कार्बन एटम्स की तादाद डिफरेंट हो। अगर कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट है तो वो मेटामरिज्म शो करेगा। अब ये कौन कौन सी क्लासेस हैं जो ये काम करती हैं, जिनकी ये फेवरेट ग़िज़ा है? वो ईथर्स हैं, कीटोन्स हैं, सेकेंडरी अमीन है, थायोईथर्स हैं एंड एस्टर्स शो मेटामरिज्म। तो ये 4-5 अब कभी जिंदगी में एंट्री टेस्ट में सवाल आ जाएं तो पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा अहम है मेटामरिज्म का, उसके बाद है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म होता क्या है? ये आइसोमरिज्म ऐसी आइसोमरिज्म होती है। टाटोमरिज्म, टाटो से ट्रांसफर आपने कहना है, किसका ट्रांसफर करना है? प्रोटॉन का। कहां से? ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन सेम मॉलिक्यूल। एक ये मॉलिक्यूल एक ही है। अब इधर देखें RCCOOH, इधर NH2 और इधर H लगा हुआ है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है। ये pH के ऊपर फर्क की वजह से होता है। तो ये आपको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी मैं इसकी केमिस्ट्री अमीनो एसिड के केस के अंदर मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। फिलहाल हमने टाटोमरिज्म को की बात करनी है। अब बच्चे ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है जिस पे ये अजीब सा एरो आ रहा है, ये हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो प्रोटॉन कहलाता है। तो यानी इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ये H प्लस साइन। अब ये जो NH2 है, आपको पता है कि अमोनिया को हमने लीवस बेस पढ़ा हुआ है मैट्रिक क्लास में। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता था और ये लोन पेयर क्या करता था? डोनेट कर देता था जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती थी, जैसा कि BF3 के केस के अंदर था, या दूसरे हमारे पास AlCl3 के केस के अंदर है, या फिर हमने अमोनियम वाला केस पढ़ा हुआ था, NH4 की फॉर्मेशन थी H प्लस को। यानी इसका मतलब क्या हो? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये वाला जो H पॉजिटिव है ये इसके साथ आके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल जाएगा, तो ये इसके ऊपर, ये एनाइन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो एक इस पे ज्यादा आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा आ जाएगा तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इस रास्ते से ये प्रोटॉन इस अमोनिया के ऊपर आके लग जाता है। तो यहाँ पे आप देखें नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज बीच में आपको नजर आ रहा है, O नेगेटिव। अब ये जो O नेगेटिव है ये हमारे पास क्या चीज है? एक ही चीज ट्रांसफर हुआ प्रोटॉन, एक ही चीज के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो चीजें इस तरह की खसूसियत रखती हैं तो उन चीजों को हम कहते हैं ये टाटोमर्स है। तो ये हमारे पास टाटोमर्स हैं। 10 मिनट रह गए हैं, थोड़ा सा अब हमारा काम और रहता है। ये तो हमारे पास थी बच्चों 5 टाइप्स जो थी हमारे पास आइसोमरिज्म की, जो स्केलेटल आइसोमरिज्म है। अब तक हमने पढ़ा था स्केलेटल या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अगर पेपर में सिर्फ स्केलेटल की बात करता है तो यहाँ तक आपने यही एग्जांपल्स लिख देनी है, बाकी कोई चीज जरूरत नहीं है, बहुत एनफ है, बल्कि एनफ से भी एनफ है। उसके बाद नंबर 2 पे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आइसोमरिज्म दूसरी, ये है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, जिसको हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहा था। वो कौन सी होती है? द कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन टू द आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। यानी फर्क किस चीज का आ गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, फर्क आ रहा है किस चीज का? आइडेंटिकल ग्रुप स्पेस में, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3 डायमेंशन के अंदर, स्पेशियल अरेंजमेंट भी इसको कहते हैं। स्पेस के अंदर, ये नहीं है कि खला के अंदर,
उसके इर्द गिर्द जहाँ जिसके साथ ये लगे हुए हैं उसमें अरेंजमेंट का फर्क आ जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको उर्फे आम में उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसकी कंडीशंस क्या होंगी? दो कंडीशन है, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड sp2 हाइब्रिड कार्बन। यहाँ पे sp2 हाइब्रिड मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का होना जरूरी है। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होगा? अगर तो कार्बन कार्बन के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, जैसा कि हमारे पास ये वाला केस है, पीछे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर हमारे पास आगे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, आगे दिखाता हूं। अगर हमारे पास ये वाली चीज है, ये वाला ग्रुप है कोई CH3, अब ये एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है इसके और इसके दरमियान में, इस कार्बन और इसके दरमियान में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये रोटेट हो सकता है, इसकी फ्री रोटेशन है। सिंगल बॉन्ड हमेशा फ्री रोटेट करता है, जबकि क्योंकि आपने जब हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी थी तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, तो ये 3-4 ग्रुप अलग अलग थे, वो इस तरह रोटेट कर सकते थे, तो ये आपस में इसी अपनी इस जगह के ऊपर रोटेट कर सकता था। लेकिन जब हम इन दो कार्बन के दरमियान में बात करते हैं तो हाफ पाई बॉन्ड ऊपर बना हुआ था प्लेन से, हाफ पाई बॉन्ड प्लेन के नीचे बना हुआ था, तो पीछे हमने जो पढ़ा था। अब उस केस के अंदर इसकी रोटेशन जैसे ये रोटेट कर सकता है इस तरह करके, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि पाई बॉन्ड जिसको रोटेट नहीं करने देते। तो अब वापस आ जाते हैं कि पहले नंबर पर क्या चीज हो, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। अगर रोटेशन रोटेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक ही जगह के ऊपर ये दो कार्बन फिक्स होंगे तो वो फिर शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरे नंबर पर अब ये जो कार्बन है इनके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, यानी ये जो sp ये वाला कार्बन और ये दोनों कार्बन इनके साथ जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट अटैच हों। अगर सेम ग्रुप अटैच होंगे तो उनकी वो इधर भी अगर बिलफर्ज हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इन दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी, तो इसमें फिर हम फर्क नहीं कर पाएंगे। तो आप जरा देखेंगे इसके बाद ये वाली अगर हमारे पास चीज है, इसको जरा चेक करें। ये एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल है, 3 एग्जांपल्स और हैं जो कि बुक के अंदर हैं, 2 एग्जांपल्स वो आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है और फिर उनमें अगर समझ नहीं आती तो मुझे बताना है। अब पहले शर्त कौन सी थी, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्री रोटेट, ये वाला ये कार्बन और ये कार्बन रोटेट नहीं कर जाएगा, ये एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। अब अगर फिक्स होगा, फिक्स होने से जो साथ में ग्रुप लगे हुए हैं, दूसरी शर्त, इस कार्बन के साथ इसको हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो बना रही है स्ट्रक्चर हमें बता रहा है। अब इसमें जरा देखें, ये CH3 अलग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन अलग, ये दो डिफरेंट ग्रुप साथ में अटैच हैं। अगर यहाँ पे एक जैसे ग्रुप अटैच होते तो फर्क क्या होता था, ये भी वही चीज होगी, ये भी वही चीज होती। तो अगर ये एटम्स डिफरेंट होंगे तो ये सिस ट्रांस मैकेनिज्म क्या करेंगे, शो करेंगे। अब सवाल ये है सिस कौन सा होगा, ट्रांस कौन सा होगा? अगर सेम ग्रुप, अब जरा देखें, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों कार्बन के ऊपर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप एक साइड पे आ जाए, अब ये देख रहे हो एक साइड पे आए हुए हैं दोनों, तो इसको हम क्या नाम कहते हैं? अगर तो ये हमारे पास सेम ग्रुप एक साइड पे आ जाते हैं तो ये हमारे पास कहलाते हैं सिस, यानी सेम से सिस। S फॉर, यानी दोनों की जो फिनोटिक्स हैं वो सीन सा साउंड है, सो सेम और सिस। इज दिस क्लियर? अगर इधर देखें कार्बन और कार्बन, मिथाइल और मिथाइल, ये दोनों सेम साइड पे मौजूद हैं, अगर तो ये सेम साइड पे मौजूद हैं तो ये क्या कहलाएंगे, सिस आइसोमर्स। और अगर ये मौजूद नहीं होंगे तो फिर क्या कहलाएंगे? अब इधर देखें जरा, CH3, इधर देखें ये CH3, तो ये ट्रांस अपोजिट पोजीशन पे पड़े हुए हैं। ट्रांस आपने पढ़ा भी हुआ है, ट्रांस का मतलब क्या होता है। अब इधर यहाँ पे क्या है, अपोजिट पोजीशन पे पड़े होंगे, तो ये सेम ग्रुप अपोजिट पोजीशन पे पड़े हुए हैं। तो अब इधर देखें ये वाला H और ये CH3, ये अब डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक जैसे ग्रुप नहीं है। तो अगर एक जैसे ग्रुप नहीं होंगे तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ट्रांस आइसोमर्स। अब बच्चे ये तो हमारी आखिरी स्लाइड थी, यहाँ तक हमारा ये था जो हमारे मीटिंग थी। अब रिकॉर्डिंग में ऑफ करने लगा हूँ।
तो जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ लें।